और इस कार्यक्रम में भी इनका योगदान है गवई साहब का और आपका। मैं चाहता हूं आज सत्य शोधक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले आपको संबोधित करेंगे। इससे ज्यादा गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है। आइए आदरणीय महोदय। माइक सही नहीं हो। साथियों, मैं ज्योतिबा फुले बोल रहा हूं। मेरे पैदा होने के पहले ये देश एक गुलाम था, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आजादी के बाद से वो परतंत्र देश अभी भी मैं उसको अच्छा समझता हूं। जो देश गुलाम था, जो अंग्रेज यहां पर आए 1773 से लेकर के 1942 तक उन्होंने जितने बड़े बड़े काम किए उन तमाम कामों को मैं गिना नहीं सकता हूं। 1773 में अंग्रेजों ने समान न्याय व्यवस्था की प्रणाली की। 1795 में उन्होंने शूद्रों को संपत्ति का अधिकार दिया। 1804 में कन्या हत्या जिस पर प्रतिबंध किया, आप याद कीजिए, लड़कियों को हत्या की जाती थी। 1873 में उन्होंने दास प्रथा और सबको समान शिक्षा का काम किया। 1819 में उन्होंने शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण, इस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया। 1830, 1833, 1834, 1835, 1942 तक इतने बड़े बड़े काम को अंग्रेजों ने किया। और ऐसा जो काम जो शुद्धिकरण का, मैं हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकता हूँ। मैकाले की शिक्षा, सबको समान शिक्षा का अधिकार उन्होंने किया। नरबली जो एक प्रथा थी अंग्रेजों ने, हमने मिल करके उसको इस देश से खत्म किया। यहाँ पर हमारी जो बेटियां हैं, बाल विधवा विवाह जो हो जाता था उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। मैं समझता हूं कि 1919 में उन्होंने ब्राह्मण समाज को जज बनने पर रोका। इस पर भी मैं एक चर्चा करूंगा। एक हमारे साथ में हमारे एक जस्टिस राणा थे, जो एक जज थे, किस तरह से भले हमारे साथी थे, हमारी सत्य शोधक समाज में उन्होंने हमारे साथ में कहीं साथ दिया, लेकिन जब जजमेंट का समय आया तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट में जजमेंट दिया। उस जजमेंट को वह ब्रिटिश विलियम सार्जेंट नाम का जज, उसने हमारे पक्ष में जजमेंट किया। उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। महार रेजिमेंट की स्थापना हुई, जाति जनगणना अंग्रेजों ने किया। मैं समझता हूं कि आज का ये जो देश है इससे बहुत ही अच्छा उस काल में अंग्रेजों ने काम किया। मैं उनको भी स्मरण करता हूं। शायद मैं ऐसा कहूं कि अंग्रेज लोग इस देश में देवता बनकर आए थे। आप समझिए क्या बुरी परिस्थिति थी। शादी होती थी तो दूल्हा उन विशेष घरों में जाता था। तमाम, मैं बता दूं आपको, पुणे के उस घर में जहां मैंने सावित्रीबाई फुले सावित्री के साथ में 35 ब्राह्मण कन्याओं को उनको जीवन दान दिया। उन ब्राह्मण समाज के घर में उस काल में जो लड़कियां विधवा हो जाती थी उनके साथ में ऐसी हरकतें की जो एक मृत्यु के समान था। हमने, सावित्री ने हमारे घर में मिलकर पर उनका प्रस्तुति किया। आज हमको हमारे ऊपर एक दोषारोपण होता है कि विशेष जाति का काम करते हैं, लेकिन उस काल में 35 ब्राह्मण के कुटुंब के घर के लड़कियों को हमने हमारे घर में पाला। और उसमें एक काशीबाई नाम की एक विधवा लड़की थी जो प्रेग्नेंट हुई। हमारे घर में सावित्री ने उसको प्रसूति दी, जिसके बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस बच्चे का, अपने बच्चे का नाम यशवंत रखा। मैं बहुत दुखी मन से बात कर रहा हूं कि आज आप लोग कहां हो। उस काल में मुझे अच्छी तरह याद है कि सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेके जाती थी। उन्होंने उस वक्त उस काल में यह मुझसे कहा कि मुझे आप 1 साड़ी की व्यवस्था और कीजिए। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा
कि एक साड़ी कीचड़ और चीखल से फेंक करके गंदा कर देते हैं और धोने के बाद वो दूसरी साड़ी सूखती नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस काल में जो एक बहुत ही विषम परिस्थिति का काल था, कम से कम उन्होंने उस जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उन्होंने उनकी साड़ी पर चीखल फेंका। लेकिन आज की इस परिस्थिति में यहाँ पर एक कारगिल जवान की बहू, उसकी पत्नी को तमाम हजारों लोगों के बीच में से साड़ियाँ उतारी जा रही है। बड़े शर्म की बात है। कहाँ हो आप लोग? अभी भंते जी यहाँ कह रहे थे कुछ ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं, हमें कोई सामने दुश्मन नहीं है। आपको अपने घर के अंदर के दुश्मन को देखना है। हमारा वह काल था जब एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मैं लड़ता था, लेकिन आज मैं इस परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि हमारे अपने घर के लोग ही जो तरह तरह से अपने अपने बटे हुए हैं बंदे जी के साथ में। क्योंकि मैं महात्मा ज्योतिबा फूले ही बोल रहा हूँ तो मैं ओम प्रकाश मौर्य भी बात कर रहा हूँ। हमारी कुछ बातें भी, कुछ पीड़ा भी है। मैंने 5000 किलोमीटर के साथ में इनकी धम्म यात्रा की। पूरे भारत में हमने भ्रमण किया और मैंने देखा लोग विरोध करते हैं, हर जगह विरोध कर रहे हैं। जब हमने चर्चा किया बंदे जी के, मैं घर पे गया, मुझे भी भिक्षु संघ की तलाश थी। मैं आज लगभग 35 से 40 साल से पूरे देश में धर्म का काम कर रहा हूँ। हमने 109 संस्थान बनाए हैं। 109वां संस्था हमारा जो है लाडबुद्धा बैंक है, जो कंपनी जो अभी गवई साहब के हाथ में दिए हैं, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी संस्था देखिए ज्योतिबा फूले के नाम पे लगभग 100 करोड़ की संस्था है, दिल्ली में है। इस तरह से प्रयागराज में, पूरे भारत में हम लोग जगह जगह संस्था बना रहे हैं। मैं यह चर्चा कर रहा था कि भंते सुमित रत्न के बारे में। जब हम 5000 किलोमीटर की धम्म यात्रा पर साथ में हम दोनों बैठे थे, खूब चर्चाएं हुई। इस्लाम में एक चीज मैंने देखा है कि अगर किसी को समझना है तो उसके साथ जर्नी कर लो। क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट है, ये सत्य शोधक समाज का एक कंसेप्ट है कि मदर मस्ट बी बुद्धिस्ट है, माँ एक बुद्धिस्ट होना चाहिए। उसका बाप अगर एक इस्लाम स्वीकार कर लेता है, बेटा क्रिश्चियन कर लेता है तो चलेगा, लेकिन वह नहीं चलेगा, वह गोबर भक्त नहीं चलेगा। इसको हमने, इनके सारे धर्म ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। उस काल में मैंने जब देखा इसको वेदों में लिखा है कि ब्राह्मण मुख में जाए बाहु राजन प्रीतम उरु यदस्य तदस्य सूत्रम ले जाए थे, तो मैंने उस वक्त हमारी किताब में मैंने लिखा कि कहीं कोई मुंह से पैदा होता है क्या, कहीं कोई हाथ से पैदा होता है क्या, कहीं कोई पेट से पैदा होता है क्या, कहीं कोई लाश से पैदा होता है क्या। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, इनके सारे धर्म ग्रंथों को मैंने जब अध्ययन किया, वहां पे हमको मिला कोई कान से पैदा हुआ है, कोई पांव से पैदा हुआ है, कोई जंघे से पैदा हुआ है, द्रोणाचार्य दोने से पैदा हुआ है, सिंगी ऋषि सिंगी के पेट से पैदा हुआ है। ये क्या संभव है क्या साथियों? उस वक्त उस काल में मैंने तमाम किताबें लिखी। मैं फिर से भंते सुमित रत्न पे आता हूँ। जब मैंने कहा तो बोले इनके शरीर को देख करके लोग कहते हैं कि बड़े आराम तलब भिक्षु होंगे, खूब खाते पीते होंगे। उन्होंने कहा कि वकील साहब, मैं जब पैदा हुआ तो पूरे ब्लॉक में सबसे वजन संतान मैं पैदा हुआ, उससे मेरा क्या दोष है? और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, 14 साल की अवस्था में इनके जो ग्रैंडफादर, मैं ऐसे किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता हूं। जब मैं आपके घर पे मैंने विजिट किया, इनके जो ग्रैंडफादर थे वो इनके घर से वहां संखीसा पैदल जाते थे, तो उन्होंने कहा अपने घर में कि हमारे घर का जो सबसे पहला संतान होगा वह दीक्षित होना चाहिए, वह बौद्ध, वह संखीसा में जाकर के होना चाहिए। और 14 साल की अवस्था में इनके पूरे परिवार ने इनको बोध गया में छोड़ा, और बोध गया के बाद में राजस्थान से कुछ लोग आए, इनको लेके गए। एक एक जगह पे इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बता दूं, आदरणीय बंदे, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। आपके 100 कार्यक्रम पूरे भारत में कराने के बाद में हम चाहते हैं कि 9वां संघायन भारत में हो। फिर से सुनिए, तमाम भिक्षुगण मेरी बात को सुने, उसमें तमाम भिक्षुगण इकट्ठे हों। हम चाहते हैं कि आपके जीते जी इस भारत में हम एक 9वां संघायन यहाँ पे स्थापित करें। पूरे विश्व के लोग इकट्ठे होंगे और उसको हम जगह की हम तलाश करेंगे जो वर्षों तक चलेगा। एक इतिहास बनना है। बाबा साहब ने खुद कहा है इस देश को धम्म में करना है। बाबा साहब ने अपने कलम के बल पर भारत को बौद्ध में कर दिया है। आपको इस बात में फिर से मैं समझा दूं, हमारे कुछ लायक पुत्रों में, मैं महात्मा ज्योतिबा फूले, हमारे लायक पुत्रों की अगर मैं देखूंगा तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी सबसे बड़े लायक पुत्र के रूप में आपके बीच में पैदा हुए हैं।
और भी हुए, माननीय काशीराम भी हुए हैं, उनके पहले रामस्वरूप वर्मा जी हुए हैं, उनके पहले शहीद जगदेव बाबू भी हुए हैं जिन्होंने 10 और 90 का नारा दिया। तो ये तमाम तरह के लोग हैं जो हमारे इस क्रांति में उन्होंने काम किया है। तो बनते सुमित रत्न, हम आपके साथ में हैं, पूरा सत्य शोधक समाज आपके साथ में है, पूरी हमारी टीम साथ में है। मैं भारतीय बौद्ध महासभा का आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने मुझे राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। मैं कोई नई संस्था नहीं बनाया हूँ, हमारे पूर्वजों की जितनी छोटी संस्था है उसको हम जिंदा कर रहे हैं। पूरे भारत में आज 10 साल से हम घूम घूम के भारतीय बौद्ध महासभा का काम कर रहे हैं। हमारे गवई साहब यहाँ बैठे हैं, हमने कहा और कितना पैसा कमाओगे आप? गवई साहब के बारे में बता दूं, मैं उनके साथ कई महीनों तक चला देखा। गजब की उनके अंदर विलक्षण शक्ति है। जो पिता के मरने के बाद में माता जो है, इनको मैं महामाता कहूँगा, अपने सर पर झमेला और रेती लेकर के काम किए हैं, अपने बच्चों को शिक्षा दिए, उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ बिजनेस किया, भाजी बेची और इसके बाद में विदेश में गए। आज उन्होंने लाखों करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। अब वो आज गवई साहब, इनको हमारे कैप्टन निखाड़े साहब हैं, उनके माध्यम से यह एक धम्म रत्न हमको मिला। और हमारी जो NBFC कंपनी है उसके बारे में गवई साहब बताएंगे। हम चाहते थे कि हमारे जो पूर्वजों ने कुछ काम जो नहीं किए, बाबा साहब ने 1936 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेकिन साथियों ये बताइए कि आपका अपना कोई बैंक है क्या? आपकी अपनी कोई संस्था है क्या? इसीलिए जब मैंने अध्ययन किया, क्योंकि मैं खुद भी एक उद्योगपति का लड़का हूं, लेकिन मैं उद्योग चला नहीं पाया, तो हमने कई पैसे, हमने कई लाख इकट्ठा किए। RBI में लगभग 2 करोड़ 10 लाख का एक टारगेट होता है, और जो हमने 2.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और RBI में हमने मूव किया, तो वहाँ एक जोशी जी, आदरणीय पंडित जी वहाँ बैठे थे। उन्होंने हमारी फाइल को देखा, लाड बुद्धा बैंक के नाम पे। उन्होंने कहा एक काम कीजिए, 15 दिन में आप 10 करोड़ दीजिए, हमारा पूरा विचाराधीन है। अब 15 दिन के अंदर 10 करोड़ कहाँ से पूरा करें? ठीक है, हमने कहा जोशी जी हम 10 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ जमा करेंगे। बहुजनों की हमारी खुद की बैंक होगी, और हमारी बुद्ध भूमि फाउंडेशन में कोरोना के समय में 18 स्टेट के लोग वहां आए थे, और भीमराव अम्बेडकर साहब, हमारे माननीय मंत्री जी राजन पाल जी, इस तरह से ऐसे लगभग 18 स्टेट के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। 18 स्टेट के लोगों ने वहां हमारी जो बुद्ध भूमि फाउंडेशन लगभग 500 करोड़ की संस्था है, उसका मैं चीफ पेट्रॉन हूं। वहां पे कार्यक्रम मैंने लगाया, जिसमें भीमराव साहब की अध्यक्षता में 5 सूत्री कार्यक्रम हमने वहां नक्की किया, सबने मिलकर नक्की किया। आने वाले कुछ वर्षों में हमको 10 करोड़ से लोगों से ज्यादा सामूहिक दीक्षा काम करना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमको पूरे भारत की जितनी संस्था है उसको रजिस्टर करके एक महासंघ की स्थापना करना है। आने वाले कुछ वर्षों में हमको वर्ण तोड़ो, जाति तोड़ो, बहुजन समाज के लोग आपस में विवाह शादी करें। हमने खुद इसके हमारे घर में शुरुआत की। मैं चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा ये बताएं, आपके यहाँ OBC समाज, हमारा ये मछुआरा समाज कितना है? जरा हाथ उठाएं, यहाँ पर दोनों हाथ उठाएं। कुशवाहा, साकिया, सैनी, जरा हाथ उठाएं। मैं जानता हूँ और भी लोग हैं यहाँ पर। धन्यवाद। क्योंकि ये झांसी की धरती है, भंते जी हमारी चर्चा हुई थी, हम देखना चाहते हैं कितने लोग यहाँ पर हैं। हाँ ठीक है। तो ये जो 5 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने नक्की किया है, आने वाले कुछ समय में हम चाहते हैं कि भारत के हर कोने में हमारे खुद के माल हो, हमारे खुद के बिजनेस हो, हमारे खुद के व्यापार हो। आपको याद नहीं होगा कि उस काल में मैंने पुणे कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई थी। आज बड़ौदा नरेश का महल आप जाए देखिए, आप CST स्टेशन देखिए, पुणे का कतरा धरना आप देखिए। मैं बता दूं आपको, उस काल में जमशेदजी टाटा का 2 लाख का टर्नओवर था, मेरी पुणे कंस्ट्रक्शन की कंपनी का 20 लाख टर्नओवर था। आज के जो टाटा जी हैं वो उनसे 10 पट हमारे पास पैसा था। लेकिन अब आप समझिए, आपको एक बड़े उद्योजक बनना है। आज देश का जो पार्लियामेंट है वो कोई बिरला चला रहा है, आज कोई अडानी अंबानी चला रहा है। और हमारे सारे बहुजन समाज के लोग अगर इकट्ठे हो जाओगे, हम समझते हैं अगर 1 करोड़ लोग 5,000 रुपए इकट्ठे करके एक कंपनी बनाओगे, कई हजार करोड़ रुपए आपको आएगा। और इसमें हमारे गवई साहब सक्षम है, और मैं समझ रहा हूँ, खूब मैं समय ले रहा हूँ, और इसके बारे में शाम को मीटिंग भी होगी। और ये लाड बुद्धा बैंक जो कंपनी के रूप में होगा, जिस दिन हम लोग सब इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा एक नारा होगा, अपना नोट अपनों को, अपना वोट अपनों को। जिस दिन हमारे बहुजन समाज 90% लोग
अहद कर लेंगे, फैसला कर लेंगे, उस दिन हमारी संख्या हो जाएगी। और मैं तमाम नेता मंडली से अपील करना चाहता हूं, बंदे जी 2 मिनट में खत्म करूंगा, कि इसके पहले एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ से कहा कि जाओ फला गांव में दुष्काल क्यों पड़ा है। तो वहाँ पे तमाम भिक्षु लोग गए और आकर के रिपोर्टिंग की। बोले इनके घरों में पानी नहीं थी, दुष्काल था, अकाल था, सब प्यासे मर गए। बोले क्या कारण है? बोले इस गांव के, इस क्षेत्र के, जनपद के लोग जितने भी थे, उन्होंने सबने अपने अपने घरों के सामने उन्होंने बावड़ी और कुआं खोदना शुरू कर दिया है। भगवान बुद्ध ने कहा कि काश सारे गांव के लोग मिलकर एक साथ कुआं खोदते तो उनको पानी मिलता और पूरा का पूरा गांव जिंदा हो जाता। मैं आज पॉलिटिशियन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ बैठे हुए हैं, मैं राजनीति लगभग 40 साल पहले छोड़ चुका हूं, मेरा जीवन मैं इसी में समर्पित धर्म के लिए हूं, कि आप लोग अलग अलग कुएं खोदने का काम बंद करें, एक साथ में आएं और एक साथ में वर्क करें। और जिस दिन आप इकट्ठे हो जाओगे उस दिन हमको दुश्मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो विदेशी जहां से आया था वहीं चला जाएगा। धन्यवाद।